हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 24 जनवरी 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जाने जाएंगे अंडमान निकोबार के 21 द्वीप। और ये न्यूज़ हमने कल भी डिस्कस करी थी। इसमें जो परमवीर चक्र विजेता हैं उन जो क्रम है उनका, सबसे पहले परमवीर चक्र विजेता से लेकर अभी तक उन लोगों के नाम पर ये द्वीप के नाम रखे गए हैं। और इसकी शुरुआत यानी कि नामांकन सोमवार को प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामांकन युद्ध भूमि में अपनी वीरता के लिए परमवीर चक्र पाने वाले सैनिकों के नाम पर करी है। इसके साथ ही उन्होंने सुभाष द्वीप, जो नया नाम दिया गया था, सुभाष द्वीप पर प्रस्तावित नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक की प्रतीक जो कृति होती है उसका भी अनावरण किया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो वीर सैनिक हैं उनके नाम पर जो द्वीपों का नामांकन किया गया है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मारक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मोदी ने नेताजी की 126वीं जयंती पर श्रद्धांजलि भी अर्पित करी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों का नामांकन और सुभाष चंद्र बोस स्मारक की प्रकृति का अनावरण करते हुए मोदी ने इसे ऐतिहासिक दिन भी बताया है। अब कल भी हमने नाम बताए थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर किया जाएगा। और जो उसके बाद जो एरिया वाइज सेकंड नंबर पर जो द्वीप है उनका नाम अन्य जैसे जो सूबेदार करम सिंह हैं उनके नाम पर होगा। उसी तरीके से ये क्रम चलता चला जाएगा। सेकंड लेफ्टिनेंट रामा राघोब राणे, नायक जादूनाथ सिंह, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह, कैप्टन GS सलारिया, ऐसे कई नाम हैं आप देख सकते हैं, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा भी हैं, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे हैं। ये वो नाम हैं जो कारगिल तक में अपनी शौर्य के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। SCO बैठक के लिए भारत आ सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अगर देखिए सब कुछ ठीक रहा तो जो जिस तरीके से G20 की अध्यक्षता मिली है भारत को, उसी तरीके से SCO की भी अध्यक्षता मिली है भारत को। और उसमें इस साल के अंत तक या सितंबर में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, वो आ सकते हैं भारत के दौरे पर। ये दौरा संघाई सहयोग संगठन की शिखर सम्मेलन के दौरान हो सकता है। G20 के साथ आपको पता ही होगा कि SCO की भी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अभी SCO के तहत विभिन्न सेक्टरों में स्थापित कार्य समूहों की बैठकें हो रही हैं। पाकिस्तान के प्रतिनिधि इसमें वर्चुअल तौर पर हिस्सा ले रहे हैं। अभी भारतीय अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि 27 से 31 जनवरी को SCO का फिल्म फेस्टिवल मुंबई में आयोजित होने वाला है, जिसमें आमंत्रित किए जाने के बावजूद पाकिस्तान ने कोई प्रविष्टि नहीं भेजी है। यानी कि फिल्म फेस्टिवल में जितने भी SCO देश हैं उनको अपनी फिल्म भेजनी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किसी भी फिल्म को नहीं भेजा गया है। अगर हम सूत्रों की बात करें तो SCO की जो शिखर बैठक और मंत्री स्तरीय बैठक पूरी तरीके से भौतिक तरीके से होगी, यानी कि वर्चुअल तरीके से नहीं होगी। अभी SCO के कार्य समूह की बैठक शुरू हो गई है और पिछले दिनों एक बैठक वाराणसी में भी हुई थी, जिसमें पाकिस्तान और चीन के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल तरीके से इसमें हिस्सा लिया था। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान आयोजित जो ये बैठक होने वाली है SCO की, उसमें बताया जा रहा है कि बहुत कम संभावना है कि पाकिस्तान इस चीज़ को नकार पाए कि वो नहीं आना चाहता है। G20 अपने आप में काफ़ी बड़ा आयोजन है। SCO शिखर बैठक की अवधि भारत दूसरे सदस्य देशों की सहूलियत के हिसाब से ही तय करेगा। G20 की जो बैठक है, सालाना बैठक, वो 9-10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगी, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान, कनाडा, फ्रांस समेत 20 सदस्य देश और दूसरे 9 देशों को भी आमंत्रित किया जाएगा, यानी कि वो मीटिंग में हिस्सा लेंगे। और SCO की जो सभी मंत्री स्तरीय और शिखर बैठक होगी वो जुलाई 2023 में आयोजित कराने का विकल्प सरकार के पास है, लेकिन इसमें इस डेट में या इस मंथ में अभी विचार विमर्श चल रहा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। मुस्लिम युवाओं में बढ़ रही कट्टरता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है।
देखिए, मुस्लिम समाज के जो युवाओं में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसलिए जो नरमपंथी विचारधारा के मुस्लिम नेता हैं और विद्वान हैं, उनको इसमें आगे आने के लिए बोला गया है और कट्टरपंथी संगठनों से मुकाबला करने के लिए बोला गया है, उनको समझाने के लिए बोला गया है। और ये सारी बातें राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो सम्मेलन आयोजित हो रहा है, डीजीपी सम्मेलन पुलिस महानिदेशकों का, उसमें ये बात बोली गई है। कल भी हमने डिस्कस किया था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बोला था कि राज्य स्तर पर भी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग होनी चाहिए सालाना, और जिला स्तर पर भी पुलिस अधिकारियों की मीटिंग होनी चाहिए। एक रिपोर्ट है जिसमें ये बात सामने आई है कि देश में खास तौर पर मुस्लिम युवाओं में बढ़ रही जो कट्टरता है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है। देश में इस समय कई कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हैं। वे मुस्लिम नौजवानों को भड़काते हैं और उनमें कट्टरता का जहर बोते हैं। इस्लाम धर्म की गलत तरीके से व्याख्या कर ये संगठन युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वो हिंसक बने, आतंकवादी बने और देशद्रोह जैसे कार्य में लिप्त रहें। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि कर्तव्य पथ पर दिखेगी स्वदेशी सैन्य शक्ति। आपको पता होगा कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सैन्य क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की बानगी पेश की जाएगी। परेड में शामिल हर सैन्य उपकरण स्वदेश निर्मित होगा और इसमें 105 mm फील्ड गन से लेकर गोला बारूद, अर्जुन टैंक, नाग मिसाइल सिस्टम, K9 वज्र और एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र तक शामिल होंगे। समारोह में पारंपरिक तौर से गरजने वाली 21 तोपों की सलामी दी जाने वाली 25 पाउंड जो बंदूकों वाली पुरानी तोपों को इस साल 105 मिलीमीटर भारतीय फील्ड गन से बदल दिया जाएगा। विजय चौक से लाल चौक तक जाने वाली परेड में भारत की शक्ति देखकर भारतीय गर्व का एहसास होगा। इसमें आगे ये बताया जा रहा है कि जो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ एक सैन्य टुकड़ी भी आई है जो परेड में शामिल होगी। इस दल ने आज कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा भी लिया था। गणतंत्र दिवस परेड और फिर 29 जनवरी को होने वाली बीटिंग स्ट्रीट समारोह की जानकारी देते हुए मेजर जनरल भवनीश कुमार ने बताया कि इस बार 3 परमवीर चक्र और 3 अशोक चक्र विजेता परेड में शामिल होंगे। परेड का एक बड़ा आकर्षण डेयर डेविल्स की ओर से मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब को शामिल किया जाएगा। और खास बात यह है कि जो ये हैरत अंगेज करतब होगा उसकी कमान कोर ऑफ सिग्नल की लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी संभालेंगी। और भारत जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहा है, महिला सशक्ति को कॉर्प्स ऑफ आर्मी एयर डिफेंस की अफसर चेतना शर्मा भी नया आयाम देंगी। और इस बार वायुसेना के दस्ते का नेतृत्व भी महिला अफसर स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी करेंगी। नेक्स्ट न्यूज है, ब्रजभूषण पर लगे आरोपों की जांच करेगी निगरानी समिति। अब जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसके जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण, उन पर जो आरोप लगे हैं उनके बाद 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा सोमवार को समिति की घोषणा की गई है जो अगले 1 महीने में ये पूरी रिपोर्ट सौंप देगी खेल मंत्रालय को। और इसमें जो अध्यक्षता कर रही हैं वो हैं विश्व चैंपियन मुक्केबाज MC मैरी कॉम। खेल महोत्सव जबलपुर में जो खेल महोत्सव चल रहा था उसके समापन में अनुराग ठाकुर ने कहा कि WFI पदाधिकारियों पर लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। खिलाड़ियों की बात मैंने 11 घंटे तक धैर्य के साथ सुनी है और उसके बाद हमने निगरानी समिति बनाई है। इसमें मैरी कॉम के अलावा ओलंपिक पदक विजेता पहलवान योगेश्वर दत्त, मिशन ओलंपिक सेल की सदस्य और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी तृप्ति मुरगुंडे, टॉप्स के पूर्व CEO कैप्टन राजगोपाल और साई के पूर्व कार्यकारी निदेशक राधिका श्रीमन शामिल होंगे। मैरी कॉम और योगेश्वर को खेल मंत्रालय ने निगरानी समिति में इसलिए शामिल किया है कि ताकि दोनों की समितियों की रिपोर्ट में समानता हो, क्योंकि योगेश्वर दत्त तो उस आंदोलन में खुद ही बैठे हुए हैं और उनकी जो पत्नी हैं वो लीड कर रही हैं उस आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज है कि वागीर से ने बढ़ाई भारतीय नौसेना की ताकत। देखिए, भारतीय नौसेना की ताकत में लगातार इजाफा करने की जो रक्षा मंत्रालय की नीति है उसमें सफल भी हो रहे हैं। और कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी INS वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल भी कर लिया गया है। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित INS वागीर को नौसेना अध्यक्ष एडमिरल R हरि कुमार की उपस्थिति में एक समारोह में कमीशन किया गया। हिंद महासागर में चीनी नौसेना की बढ़ती उपस्थिति के बीच इसे नौसेना में शामिल किया जाना था और ये अहम भी था। नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने कहा कि पनडुब्बी भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ावा देने का काम करेगी और दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब भी देगी। यह दुर्जय हथियारों और स्टील्थ तकनीक से लैस है। नेक्स्ट न्यूज है, झांकियों के चयन में जो आरोप लगा है उसको केंद्र ने नकारा है और रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसमें उसके लिए राज्यों की झांकियों के चयन में पंजाब से भेदभाव के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार झांकियों का चयन विशेषज्ञों की एक समिति तय करती है। पंजाब समेत किसी भी राज्य के संदर्भ में निर्णय निष्पक्ष तरीके से लिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करेगा जेंडर गैप रिपोर्ट में सुधार। देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्री जो हैं देश की स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा है कि जो विश्व आर्थिक मंच की जो बैठक चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस में, उन्होंने स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं की भागीदारी पर अपनी जेंडर गैप रिपोर्ट में फिर से गणना करने की आवश्यकता को मान्यता दे दी है। इसमें जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत की रैंक में सुधार होगा। वर्ष 2022 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कुल 146 देशों में भारत 135वें स्थान पर था और स्थान दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री ईरानी ने कड़ी आपत्ति जताई और इस सूची के नतीजों पर गंभीर सवाल भी उठाए हैं। इसमें इंडेक्स में पिछले कई सालों से भारत की रैंक निचले पायदानों पर दर्शाई जा रही है। इसलिए भारत सरकार ने यह कहते हुए इस सूचकांक को खारिज किया कि इस इंडेक्स में पूरी तस्वीर नहीं दिखाई जाती है। जज चुनाव नहीं लड़ते इसलिए लोग उन्हें बदल नहीं सकते, यह स्टेटमेंट दिया है कानून मंत्री किरण रिजिजू ने। जिस तरीके से कोलेजियम नीति को लेकर कानून मंत्रालय और सुप्रीम कोर्ट में खींचातान चल रही है, उसके बाद ये स्टेटमेंट आया है और ये महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कानून मंत्री जो हैं किरण रिजिजू, उन्होंने सोमवार को कहा कि जज निर्वाचित नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें लोगों द्वारा उनके कामकाज के आकलन का सामना नहीं करना पड़ता और लोग उन्हें बदल भी नहीं सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग सरकार और न्यायालय के बीच मतभेद को महाभारत के रूप में दर्शाते हैं, लेकिन यह बिल्कुल भी सच नहीं है। क्योंकि जो कानून मंत्रालय है, जब से किरण रिजिजू कानून और न्याय मंत्री बने हैं, वे कोलेजियम नीति को लेकर कभी ना कभी किसी न किसी मंच से बोलते रहते हैं, यानी वो इसे बदलना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया है, क्योंकि ये वो सुप्रीम कोर्ट मानता है कि ये उनका अधिकार है और हमारे बीच कौन जज बनेगा कौन नहीं बनेगा उसकी वरीयता सब कुछ हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज ले रहे हैं कि नए टैक्स प्रारूप में बदलाव से मिल सकती है बड़ी राहत। अब जो आगामी बजट है 1 फरवरी को, उसमें नए टैक्स स्लैब के प्रारूप में बदलाव कर सरकार आम करदाताओं को थोड़ी राहत दे सकती है। इसका फायदा ये होगा कि नए टैक्स प्रारूप के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और करदाताओं को भी थोड़ी राहत मिल जाएगी। नए कर प्रारूप की घोषणा वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में की गई थी। हालांकि पिछले 2 साल में नए टैक्स प्रारूप के प्रति करदाताओं का रुझान में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। अब इसका मूल्यांकन कैसे हुआ? इसका मूल्यांकन इस तरीके से हुआ कि जो 2022-23 में 7.53 करोड़ ITR दाखिल किए गए और सूत्रों के मुताबिक 50 लाख से भी कम ITR नए टैक्स प्रारूपों के तहत दाखिल किए गए हैं। अगर हम बात करें, पिछले साल से ही वित्त मंत्रालय नए प्रारूप में बदलाव पर विचार कर रहा है ताकि इसे आकर्षक बनाया जा सके। अगर हम जानकारों की इसमें बात करें तो आयकर दाता तभी नए प्रारूप को अपनाएंगे जब उन्हें इसका लाभ दिखेगा। जब लाभ ही नहीं दिखेगा तो वो टैक्स स्लैब को अपनाएंगे ही क्यों? अभी पुराने टैक्स प्रारूप में 80C के तहत 1.5 लाख
रुपए तक की छूट और अन्य प्रावधानों के तहत भी कुछ छूट मिल जाती है, लेकिन नए टैक्स प्रारूप में यह सुविधा नहीं है। तो अगर इसको ऐड कर दिया जाए, जो 80C के तहत ब्याज पर छूट मिलती है, तो अगर इसको टोटल टैक्स में जो हम जोड़ते हैं उसको हटा दें तो ये लाभ जनता के लिए हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज है कि बैंक लॉकर समझौता नियम लागू करने की अवधि में बढ़ोतरी। आरबीआई ने जो बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर जारी किए गए नए समझौते नियम को लागू करने की अवधि चरणबद्ध तरीके से बढ़ा दी है। इसके लिए जो लास्ट सीमा तय की गई है वो 31 दिसंबर 2023 की गई है, और ये अप्रैल, फिर जून, सितंबर और फिर दिसंबर इस तरीके से लागू किया जाएगा। लोगों से इस पर हस्ताक्षर करने के लिए नए नियम पर बोला गया, जिस पर लोगों ने इनकार कर दिया हस्ताक्षर करने से। तो इसलिए लोगों को समझाकर एक क्रमबद्ध तरीके से इसको लागू करने की योजना आरबीआई की है। अगले वर्ष पूरी दुनिया के लिए उपलब्ध होगी स्वदेशी 5G 4G तकनीक। तो ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को कहा कि स्वदेशी तरीके से विकसित 5G और 4G जो दूरसंचार प्रौद्योगिकी की शुरुआत देश में इस वर्ष से शुरू हो जाएगी। हालांकि दुनिया को यह तकनीक अगले वर्ष मिलेगी। बिजनेस 20 यानी B20 का जो मीटिंग चल रही है गुजरात के गांधीनगर में, उस फोरम को संबोधित करते हुए वैष्णव ने कहा कि दुनिया में सिर्फ 5 देशों के पास एंड टू एंड 4G और 5G दूरसंचार प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, लेकिन जो निजी सार्वजनिक भागीदारी से भारत में भी अपनी प्रौद्योगिकी विकसित की है, जिसका परीक्षण 1 करोड़ कॉल एक साथ आने की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है कि भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर विचार कर रही है एप्पल। एप्पल जो है वो जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग करता है उसका 5% भारत में होता है, लेकिन अब एप्पल उसे 25% तक बढ़ाना चाहता है, और कंपनी ने हाल ही में भारत में बने कुछ मॉडल लॉन्च किए हैं जो बेहद सफल रहे हैं। गोयल ने कहा कि पारदर्शी सरकारी नीतियों और अनुकूल कारोबारी माहौल भारत को विदेशी निवेशकों के लिए एक पसंदीदा गंतव्य बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज से पहली न्यूज है कि नाटो की सदस्यता के लिए स्वीडन की मदद करने से तुर्की का इनकार। देखिए, तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं रेसेप तैयब एर्दोगन ने सोमवार को कहा कि स्वीडन को इस्लाम विरोधी प्रदर्शनों के बाद नाटो में शामिल करने के लिए अंकारा के समर्थन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तुर्की के इस ऐलान से स्वीडन का नाटो सदस्य बनने का सफर या सपना चकनाचूर हो सकता है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की के दूतावास के बाहर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद तुर्की की सरकार ने यह ऐलान किया है। नेक्स्ट है कि नेपाल में नेपाली कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए दावा ठोका है। नेपाली कांग्रेस ने कहा है कि आगामी राष्ट्रपति चुनाव में वह अपनी प्रत्याशी खड़ा करेगी। यह चुनाव फरवरी में होने की संभावना है, यद्यपि चुनाव आयोग ने तारीख की घोषणा नहीं की है। वर्तमान राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी का कार्यकाल इसी साल मार्च में पूरा होगा। इससे 1 महीने पहले नए राष्ट्रपति को चुनने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो ये आज का यानी 24 जनवरी 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।